Welcome to Study with NKR. Welcome to Study with NKR. फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व को, जिसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध को देख लिया था। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, खुसरो, रैदास, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, अजीज बेगम, तात्या टोपेस, मदन मोहन मालवीय, नाना साहब, मंगल पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, शिव वर्मा, आजाद, चंद्रशेखर, भगवती चरण वोहरा, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक होगा कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू नीमाग नामक जुलाहा दंपति ने किया था। संत कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। कबीरदास की रचनाएं बीजक के रूप में संग्रहित है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और कबीर की मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी और संत कबीर नगर में हुई थी। कहाँ पर? संत कबीर नगर में। तो इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो ये इनका जन्म 1398 में हुआ था वाराणसी में। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इनकी भाषा सधुकड़ी थी और इनकी रचना साखी, शबद, रामायणी है और बीजक के रूप में संग्रहित है। इनकी मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी और 1518 में हुई थी। तो टोटल कुल 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है सूरदास। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास तथा माता का नाम जुमना दास बाई था। सूरदास के गुरु का नाम आचार्य बल्लभाचार्य था और सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी आदि है। सूरदास की भाषा ब्रज थी और सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में 1583 में हुई थी। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कौन कौन से पेपर में बन सकते हैं। जैसे सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, रुनकता में हुआ था और पिता पंडित रामदास, माता जमुनाबाई और गुरु का नाम आचार्य बल्लभाचार्य था। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। मृत्यु गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। आगे है तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के स्थान के विषय में विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है तथा तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसी के गुरु का नाम नरहरि दास था और ये तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास की रचनाएं ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं में है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसही, रागी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला लहसुन नहछु, भैरवी रामायण तथा विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इसको सबसे पहले आइए हम लोग देख सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि इनका जन्म 1532 में हुआ था। दूसरी बात की बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, माता हुलसी थे और पत्नी रत्नावली थी। गुरु का नाम याद रखेंगे, गुरु का नाम नरहरि दास है और बचपन का नाम राम बोला था। इनकी रचनाएं ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में मिलती है और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, भैरवी रामायण तथा विनय पत्रिका आदि इनकी है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी काशी में हुई थी। आगे है रैदास। तो रैदास को देखेंगे कि ये रविदास, जिनको हम रैदास के नाम से जानते हैं आज,
इनका जन्म लगभग 1388 में बनारस में हुआ था। ये संत कबीरदास के समकालीन थे। ये भक्ति काल वैष्णव संत रामानंद के 12वें शिष्य में से एक थे। रैदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु रैदास थे, रैदास के गुरु रामानंद थे और ये रैदास कबीर के समकालीन थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का धर्म ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसमें इनके 40 पद सम्मिलित है। रैदास की मृत्यु 1518 में हो जाती है। तो 1518 में कबीर की भी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलिए ये टोटल 130 वर्ष, आप 130 वर्ष तक जीवित रहे और कबीर 120 वर्ष। आगे है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में बुलंदशहर के बरन नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए वह अपने नाम के बाद बर्नी लिखते थे। जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो के मित्र और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो जियाउद्दीन बर्नी किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं तारीख फिरोज शाही तथा फतवा जहादारी। बर्नी की मृत्यु 1357 ईस्वी में हुई थी। आगे है हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो 1238 में ये जन्म लिए थे और प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई थी। वह चिश्तिया सिलसिले के चौथे सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे देखेंगे निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में हो जाती है। कब होती है? 1325 में। ये भी लगभग 25 से 113 वर्ष तक जीवित होते हैं निजामुद्दीन औलिया और ये दिल्ली दरगाह में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। आगे हम देखें तो अमीर खुसरो है और अमीर खुसरो जिनको हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1253 में पटियाला कासगंज में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यानुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो फारसी के कवि एवं इतिहासकार थे। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही हिंदवी शब्द का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी एवं फारसी का उपयोग किया है। इनकी रचनाएं तुगलकनामा, किरानुशदैन, ख्वाजाई उल फतुह, नूर ए सिपीहर और देवलरानी खिज्र खां आदि है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। आगे है राजा टोडरमल। कौन है? तो राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल को देखें तो ये इनका जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इससे पहले टोडरमल शेर शाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में टोडरमल ने आईने ए दहशाला एक कृषि राजस्व प्रणाली आरंभ की थी। राजा टोडरमल की मृत्यु 1589 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1589 ईस्वी लाहौर में राजा टोडरमल की मृत्यु हुई थी। आगे है शेख फैजी। अब ये शेख फैजी कौन है? तो शेख फैजी इनका जन्म 1557 में
1547 में आगरा में हुआ था। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक है। फैजी का पूरा नाम शेख अबुल अल फैज तथा शेख फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी ने भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित गणित का सुप्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। भास्कराचार्य की रचना है लीलावती और इसका अनुवाद फारसी में संस्कृत में रचित गणित का जो है ये फारसी में अनुवाद किया था। इनकी मृत्यु 1595 में हुई थी। आगे है अबुल फजल। तो अबुल फजल को देखें तो अबुल फजल का जन्म लगभग 1551 में आगरा में हुआ था। अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र एवं फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत एवं हिंदी का ज्ञाता था। दक्षिण से आगरा आते समय 1602 में वीर सिंह देव ने आंतरी मध्य प्रदेश में उनकी हत्या कर दी थी। अबुल फजल की प्रमुख रचनाएं अकबरनामा तथा आईने ए अकबरी है। अकबरनामा और आईने ए अकबरी है। अकबरनामा फारसी में लिखी गई थी। इसमें तीसरे खंड को आईने ए अकबरी कहते हैं। इसके तीसरे खंड को क्या कहते हैं? आईने ए अकबरी कहते हैं। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में जायस अमेठी के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था और ये वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम कर्णिका तथा इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी सापरे था। इनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर से हुआ था 16 वर्ष की आयु में। और जब गंगाधर राव निवालकर से हुआ था तो उनकी उम्र उस समय 42 वर्ष थी। तभी इनका नाम झांसी की रानी पड़ा और अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक पुत्र गोद में लिया। अपने दत्तक पुत्र के नाम से इन्होंने दामोदर राव रखा। नाम को क्या रखा? तो दामोदर राव रखा। और ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स नीति के तहत 7 मार्च 1854 को झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। आगे तत्या टोपे का जन्म सन 1814 ईस्वी में हुआ था। नासिक महाराष्ट्र के येवला नामक गांव में हुआ था और इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। इनके पिता का नाम पांडुरंग राव तथा माता का नाम रुक्माबाई था। इनके पिता पांडुरंग राव पिठूर के पेशवा मराठा बाजीराव द्वितीय के दरबार में थे। यही इनका पालन पोषण नाना साहब तथा मणिकर्णिका के साथ हुआ था। तत्या टोपे के नेतृत्व में नाना साहब की सेना ने अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया। 1857 की क्रांति में बिठूर, झांसी तथा कालपी आदि स्थानों पर उन्होंने भयंकर युद्ध किया। नरवर के राजा मान सिंह ने 7 अप्रैल 1859 को इन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 18 अप्रैल 1859 को तत्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। आगे है नाना साहब और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब का जन्म 1824 में पिठूर में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव नारायण भट्ट तथा माता का नाम गंगाबाई था। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद
दोदूपंत कानपुर में वर्ष 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने ही किया था और तत्या टोपे इनके सेनापति थे। और 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत ने नाना साहब पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1857 की क्रांति में विफल होने के बाद नाना साहब नेपाल चले गए। अगला है हमारा बेगम हजरत महल। और ये बेगम हजरत महल अवध की बेगम नाम से प्रसिद्ध बेगम हजरत महल का जन्म अवध प्रांत के फैजाबाद वर्तमान के अयोध्या जिले में हुआ था। 1820 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहम्मदी खानम था। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल को बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठा करके लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के पश्चात हजरत महल अपने पुत्र के साथ नेपाल चली गई और 7 अप्रैल 1879 को इनकी मृत्यु हो गई। आगे है अजीजन बेगम। कौन है? अजीजन बेगम। तो अजीजन बेगम ये इनका जन्म 1832 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और अजीजन बेगम कानपुर में पेशेवर नर्तकी का कार्य करती थी। परंतु देश प्रेम की भावना ने इन्हें 1857 की क्रांति में कूदने पर विवश कर दिया। अजीजन बेगम ने क्रांतिकारियों की बैठकों में जाना आरंभ किया और वहां नाना साहब के आह्वान पर उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए स्त्रियों के एक दल को गठित किया। ब्रिटिश कमांडर हेनरी हैवलॉक ने गिरफ्तारी के बाद अजीजन बेगम के सामने असीमुल्लाह खां का पता बताने पर माफी देने का प्रस्ताव रखा, परंतु प्रस्ताव को ठुकराने पर इन्हें मार दिया गया। अगला हमारा महान व्यक्तित्व में होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो चलिए हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय को देखते हैं। और ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, महान देशभक्त, प्रख्यात शिक्षाविद, राजनेता, सुविख्यात पत्रकार एवं समाज शुद्धपरक। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था और इनके पिता का नाम ब्रजनाथ तथा माता का नाम भूना देवी था। पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके हृदय की महानता के कारण महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय 15 वर्ष की आयु से ही मकरंद उपनाम से कविताएं लिखने लगे थे। इन्होंने 1885 से 1907 के बीच में 3 पत्रों हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय का संपादन किया। इन्होंने इलाहाबाद जिला विद्यालय में अध्यापन कार्य तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी की। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए। 1909 में लाहौर में कांग्रेस के 4 बार ये अध्यक्ष चुने गए। 1909 लाहौर, 1918 और 1930 दिल्ली तथा 1932 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1919 में उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना की। उन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को बनारस में हुआ था। देश के लिए उनके महान योगदान को देखते हुए सन 2014 में इन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। आगे है मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया के नगवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था और 22 वर्ष की आयु में 1849 में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। वह पश्चिम बंगाल में बैरकपुर
स्थित 34वीं बटालियन के सैनिक थे। गाय व सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से काटकर लूट करने के विरोध में मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉम्ब को गोली मारकर के मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। इनके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था और शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर तथा माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। वे उर्दू में बिस्मिल नाम से लिखते थे और बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र और अरविंद घोष की कारावास की कहानी, अशफाक की याद, सोना खान के अमीर शहीद, वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन तथा अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और उन्हीं का कथन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों की रचना भी राम प्रसाद बिस्मिल ने ही की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ के सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद इन्हें गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। अगले हमारे महान व्यक्तित्व हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उन्नाव जिले के बदरका गांव से था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें क्विक सिल्वर कहकर के पुकारते थे। झांसी के निकट ओरछा के जंगलों में आजाद अपने साथियों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। आजाद दूसरे क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के साथ ही पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों का अध्यापन का कार्य भी करते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अन्य क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। इसके पश्चात 1927 में बिस्मिल और 4 अन्य क्रांतिकारियों के साथ उनके बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों को संगठित करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म शाहजहांपुर में 22 अक्टूबर 1900 को होता है और ये राम प्रसाद बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र थे। राम प्रसाद बिस्मिल के ये घनिष्ठ मित्र थे, साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ये 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे और काकोरी ट्रेन एक्शन में भागीदार के लिए अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी।
रोशन सिंह। तो रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था। 22 जनवरी 1892 को हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जंगी और माता का नाम कौशल्या देवी था। रोशन सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। यद्यपि कि रोशन सिंह ने 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल नहीं थे, परंतु बमरौली डकैती में इनके शामिल होने के साक्ष्य मिलने के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में स्थित मलाका जेल में फांसी दे दी गई। आगे है शिव वर्मा। शिव वर्मा को देखेंगे। विख्यात क्रांतिकारी शिव वर्मा का जन्म 9 फरवरी 1904 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कलौरी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता कन्हैया लाल वर्मा एक वैद्य थे। शिव वर्मा को कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया था और लाहौर षड्यंत्र केस के आजीवन कारावास की सजा देकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। 10 जनवरी 1997 को इनकी कानपुर में निधन हो गया। अगला है भगवती चरण बोहरा। कौन है? तो भगवती चरण बोहरा जी हैं। चलिए भगवती चरण बोहरा जी को देखते हैं। ये इनका जन्म 1903 के आगरा में हुआ था। इनके पिता शिव चरण बोहरा लाहौर में रेलवे में कार्यरत थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लाहौर में ही हुई थी और 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह 11 वर्ष की दुर्गावती से कर दिया गया था। 1926 में लाहौर में भगवती चरण बोहरा ने भगत सिंह के साथ मिलकर के जवान सभा की स्थापना की। भगवती चरण बोहरा काकोरी केस, लाहौर षड्यंत्र केस तथा लाला लाजपत राय को मरवाने वाले अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की हत्या में भी शामिल थे। उन्होंने 23 दिसंबर 1929 को इरविन की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की, जिसमें इरविन बच गए। उन्होंने गांधी जी को हिंसा का महत्व समझाने के लिए फिलॉसफी ऑफ द बम नामक लेख लिखा और ये बम बनाने में काफी दक्ष थे। कौन? भगवती चरण बोहरा। और 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर क्रांतिकारियों के साथ बम परीक्षण करते हुए दुर्घटना में ये भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो जाती है। आगे है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ये भारत रत्न प्राप्त है। 1961 में इन्हें मिला था। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता शालिग्राम टंडन लिपिक थे और 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1921 में समाज कल्याण हेतु गांधी जी के आह्वान पर ये वकालत छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह तथा लंदन गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। ये संयुक्त रूप से वर्तमान उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 13 वर्ष 1937 से 50 तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1946 में संविधान सभा में भी सम्मिलित किया गया और ये 1952 में लोकसभा तथा वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए चुने गए। 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अभी बहुत लंबा है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखेंगे। तो ये पंडित दीनदयाल, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा के नांगला चंद्रभान गांव में हुआ था। इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय ज्योतिष थे। वर्ष 1947 में पंडित दीनदयाल ने राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रधर्म, पांचजन्य व स्वदेशी नामक पत्रिका प्रकाशित होते थे। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महासचिव नियुक्त किया गया। 11 फरवरी 1962 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आगे है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च को अम्बेडकर नगर 1910 में जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। राम मनोहर लोहिया गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए
और जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों पर समर्थन किया। 18 वर्ष की आयु में वर्ष 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करते हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1929 में कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 12 अक्टूबर 1967 को उन्होंने विलिंगडन हॉस्पिटल, वर्तमान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो दिल्ली में देह त्याग दिया। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। आगे है हमारे महान व्यक्तित्व है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, चलिए मोतीलाल नेहरू जी को हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मोतीलाल नेहरू ये इनका जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता गंगाधर नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम इंद्राणी था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ ही स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। वर्ष 1909 में मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के परिषद के सदस्य चुने गए और 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अमृतसर तथा 1928 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला हमारा होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद इन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफित स्वराज पार्टी की स्थापना की। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में इनका निधन हो गया। अगला है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम रानी था। इनकी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी हुई थी। 1912 में भारत लौट करके जवाहरलाल नेहरू ने वकालत आरंभ की। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला तथा पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने थे। ये 6 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और लाहौर अधिवेशन, लाहौर में 1929 और लखनऊ में 1936, फैजपुर 1937, दिल्ली में 1951, हैदराबाद में 1953 और कल्याणी में 1954। ये 6 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 29, 36, 37, 51, 53, 54। और वर्ष 1935 में अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी का लेखन पूर्ण किया। जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं अन्य है जैसे भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक। जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। अगले हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जो है मेहनत से हम इससे वीडियो बनाते हैं फिर अपलोड करते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बिना देर किए हुए लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। ये हमारे महान व्यक्तित्व हैं और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर में हुआ था। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। ताशकंद सोवियत संघ में 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
आगे हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। 1979 से 80 चौधरी चरण का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को देश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होर्डिंग्स बिलो एंड सर्टेन मिनिमम कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट्स रैद आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को देखें तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय तथा इनके पिता अजायब राय लम्ही के डाक विभाग में मुंशी थे तथा माता का नाम आनंदी देवी तथा मुंशी प्रेमचंद को हिंदी के अलावा उर्दू फारसी का भी ज्ञान था। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र की मृत्यु के पश्चात उनकी जीवनी प्रेमचंद्र इन हाउस लिखी। प्रेमचंद्र ने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस का भी संपादन किया है। प्रेमचंद्र के उपन्यास है गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा तथा मंगल सूत्र जिसे उनके पुत्र ने पूरा किया था। मंगल सूत्र इनका अपूर्व उपन्यास था जिसे उनके पुत्र ने पूरा किया था। और प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां है पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, पूस की रात, त्रिया चरित्र, ईदगाह, अल्लाह तथा दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की प्रमुख नाटक है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम तथा तजुर्बा। प्रेमचंद का निबंध है कुछ विचार, कलम, त्याग और तलवार। 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। अगले हैं महादेवी वर्मा। हमारी आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। वर्ष 1932 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने मासिक पत्रिका चांद का बिना वेतन लिए ही संपादन किया। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहाल, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, यामा, नीलाम्बरा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा तथा सांध्वी आदि है। 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत इन्हें मिला। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी हम लोग देख लेते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक कवि थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्रिका का संपादन किया। भारतेंदु हिंदू साहित्य के आधुनिक काल के पितामह माने जाते हैं और भारतेंदु की भाषा शैली ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम मलिक, मधुकुलुक, मुकुल, मधुमुलुक, मुकुल और वर्षा विनोद, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, प्रेम तरंग, विनय प्रेम, पचासा, वैदिक, हिंसा हिंसा न होती और श्री चंद्रावली, हमीरहट तथा पादशाह दर्पण आदि। इन्होंने मुद्राक्षर का भी अनुवाद किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। और ये है, इन्हें हम नाटक सम्राट के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम
देवी प्रसाद था तथा भाई का नाम शंभुनाथ था। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू झरना, लहर, पथिक, प्रेम, प्रेम पथिक, उर्वशी, इरावती, चित्राधार, लहर, तितली, कंकाल, प्रतिध्वनि, छाया, कानन कुसुम, आकाशद्वीप, आधी और ध्रुव स्वामिनी। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र को हम लोग देखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1956 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक ज्योतिषी थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका मासिक पत्र में लगभग हर विषय पर निबंध लिखे थे। और प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं गौ संकट, हठी हमीर, कली कौतुक, कली प्रभाव, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, जुआरी कुआरी, बात और संगीत, शकुंतल, छाया अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास आदि है। 6 जुलाई 1894 को इनकी मृत्यु हो गई। मैथिली शरणगुप्त को देखें तो मैथिली शरणगुप्त इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साहित्य जगत में इन्हें उद्दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। मैथिली शरणगुप्त को और स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रभावशाली सिद्ध हुई इनकी कृति भारत भारती के कारण इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरणगुप्त की जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर और त्रिपथ। 12 दिसंबर 1964 को इनके निधन चिरगांव में ही हो गया। अगले हैं रामचंद्र शुक्ल। तो हिटलर जैसी मूर्छें रखने वाले ये रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं तथा आदर्श जीवन है। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी को देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज के निकट पट्टी गांव में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, मिलन, यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी और नीर का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें ये नीर का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक पर इन्हें पहला 1991 में पहला सरस्वती पुरस्कार मिला था। वर्ष 1968 में इनकी रचना दो चट्टाने हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 18 जनवरी 2003 को इनकी मुंबई में निधन हो जाता है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले में हुआ था। इन्हें 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और आलोक पर्व निबंध के लिए इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं एचओडी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, बाण भट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य तथा मेघदूत आदि इनकी रचनाएं हैं। 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया। 19 मई 1981 को इनका निधन हो गया। आगे है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने मर्यादा और टुडे नामक पत्रों का भी संपादन किया। डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। जीवन और दर्शन, चित्तविलास, सप्तऋषि, तारामंडल, भाषा की शक्ति, आर्यों का आदि देश,
समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान तथा सम्राट हर्षवर्धन आदि लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। और इनकी रचनाएं हैं मृगनयनी, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, टूटे काटे, आंचल मेरा कोई, राखी की लाज, संगम, लगान, अहिल्याबाई, माधव जी सिंधिया, कचनार आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने इनका निधन 23 फरवरी 1969 को हुआ। कब हुआ? 1969 को हुआ। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादी, सीधे साधे चित्र, अनोखा दान, आराधना, उपेक्षा, उल्लास, यह कदम का पेड़, समर्पण तथा जलियांवाला बाग में बसंत आदि इनकी रचनाएं हैं। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कसया वर्तमान कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, कोठरी की बात, परंपरा, एक बूंद सहसा उछली, शबरंग, आत्मनेपद, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी तथा नदी के द्वीप आदि ये इनकी रचनाएं हैं। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे की मृत्यु हो जाती है। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1962 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, बंद गली में आखिरी मकान, ठेले पर हिमालय तथा कुछ चेहरे कुछ चिंतन। इन्हें वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई थी। राहुल संकृत्यायन। तो राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में इनके ननिहाल 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। इन्हें काशी के पंडितों ने महापंडित की उपाधि दी थी। इन्होंने इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, किन्नर देश में तथा दर्शन दिग्दर्शन आदि इनकी रचनाएं हैं। 4 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है उत्तर प्रदेश से संबंधित है सुश्री मायावती देवी। ये है 15 जनवरी 1956 को इनका दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में जन्म होता है। मायावती बहन मायावती का पैतृक गांव बादलपुर गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। भारत की राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं और वर्ष 2012 से 17 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार ये मुख्यमंत्री भी रही हैं। आगे देखेंगे मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव ये इटावा जिले के सैफई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और भारत की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। भारत सरकार में रक्षा मंत्री 1996 से 98 तक रहे और नेताजी तथा धरती पुत्र के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और भारत के द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से 2023 में इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनका निधन अक्टूबर 2022 में हुआ था। आगे है 14वें राष्ट्रपति रह चुके, कार्यकाल 2017 से 22 तक ये है रामनाथ कोविंद। ये बिहार राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं। कार्यकाल 15 से 17 तक राज्यपाल रहे और 17 से 22 तक ये राष्ट्रपति भारत के रहे। उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के राष्ट्रपति पर आसीन होने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के गठन में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया था। आगे है मेजर ध्यानचंद। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। दी विजार्ड दी मैजिशियन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये 1928, 32 और 36 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ी थे।
उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं, रचनाएं एवं शिक्षा प्रणाली को देखेंगे। तो इसे हम देखेंगे अब अगले सेशन में। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे महान व्यक्तित्व। तो आप लोग जो है इन्हें देख सकते हैं और देख करके आप लिख भी सकते हैं, लिखना हो तो चलिए इस सेशन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में पत्र पत्रिकाओं के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ NKR। थैंक्स।